हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 2024 के जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या होती हैं? ये शॉर्ट वेव वाली होती हैं, और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोर एनर्जी होती है। लेकिन जब अर्थ से टकराती हैं उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो इमिट होती है, तो इनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो अर्थ के बाहर ऊपर के साइड जो CO2 या एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस GHG होती हैं, वो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो कौन ज़्यादा हीट करेगा? शॉर्ट वेव तो पास कर जाती है, वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा नहीं होती है जो ग्रीन हाउस गैस से। लेकिन जब अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होकर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाएगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कार्बन डाई एंड अदर GHG इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो यही तो बात बोल रहा है, तो ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछ रखा है कि जो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। तो होता क्या है, जो अगर ये मैं अर्थ बनाता हूँ तो जो हम ट्रोपोस्फेयर का देखते हैं तो वो ऐसा होता है, ठीक है। ये अर्थ है आपके, तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर अपना ये चल रहा है। तो जो इक्वेटर के आसपास ये 18 किलोमीटर के आसपास होता है, और पोल्स के आसपास लगभग ये 8 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इक्वेटर पर इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा बड़ी होती है, सही बात है, मोटा होता है, तो ये सही बात है। एट द इक्वेटर हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि क्या होता है, ज़्यादा हीटिंग होती है इक्वेटर पे, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट होंगी उसकी वजह से ज़्यादा वो ट्रेवल करती हैं, और जो हेडलेस सेल है वो अपवर्ड साइड फॉर्म होता है। तो जो थिकनेस की हाइट क्यों ज़्यादा होती है भाई? एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक कोई लेयर तो है नहीं, क्योंकि इंटेंस हीटिंग होती है, इसलिए ही वो क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर की जो हाइट है वो ऊपर की तरफ होती है, वो ज़्यादा थिक होता है, या जो 18 किलोमीटर हम रेंज बोल रहे हैं वो होता है। तो ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या क्या निकलता है। तो देखो, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज है तो वो तो बिल्कुल निकलती हैं। तो ये जितने भी रॉक फ्रेगमेंट्स हो गए या वोल्केनिक बॉम्ब्स हो गए तो उन सब से ये निकलता है, तो ये तो नॉर्मल है। एस और डस्ट है तो ये भी निकलता ही है। नाइट्रोजन के कंपाउंड है या फिर सल्फ़र के कंपाउंड है, जैसे H2S है वगैरह है, जो भी है, नाइट्रोजन और सल्फर गैसें हैं, ये भी निकलती हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऑल फोर। और वैसे भी जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये सब निकलना नॉर्मल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आइसोथर्मल मैप के रिगार्डिंग दे रखा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखो, जनवरी में क्या हो रहा है, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें पिछले जो जैसे सितंबर अक्टूबर के आसपास से, तो जो कोल्ड है वो बढ़ जाती है। कोल्ड बढ़ेगी तो किसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी? तो मान लो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जब नवंबर है, अक्टूबर है, उस टाइम जो टेम्परेचर है वो एक तरफ हम मान लेते हैं ये लैंड है और ये अपना सी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ठंडी होगी लैंड तो ज़्यादा ठंडी होगी, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो यहाँ जो सी में टेम्परेचर है वो अर्थ में यहाँ टेम्परेचर होगा, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है लेकिन सी उतना रिलेटिवली ठंडा नहीं हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट के ऊपर तो किस तरफ चला जा रहा है? साउथ की तरफ। और ओशियन ज़्यादा वार्म है तो आइसोथर्म किधर चला जा रहा है? पोल की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है? नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है ओशियन में, और कॉन्टिनेंट पे साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब देखो, इस टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होंगी किसके ऊपर? जो आपकी
मकर रेखा है उसके ऊपर, तो वहाँ तो बेसिकली ज़्यादा हीट होगी, तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। तो ऐसे में जो ये वाली कंडीशन कहाँ फुलफ़िल होगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही फुलफ़िल होगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अगर ठंड होती तब तो सेम सिनेरियो होता, ओशियन के ऊपर पोल की तरफ जा रहा होता और लैंड के ऊपर इक्वेटर की तरफ आ रहा होता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इसलिए इसका अपोजिट हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट दोनों ही हेमिस्फीयर में सही होगा। यहाँ पर भी ये नॉर्थ और साउथ में सेम ओशियन और कॉन्टिनेंट पे जा रहे होंगे जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो ये वाला काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट ऑप्शन बोल सकता हूँ इसको। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म बैंड टुवार्ड्स नॉर्थ। देखो अगर कहीं पे कुछ कोल्ड होता है, जैसे ज़्यादा कोल्ड होता है, तो उस केस में किधर शिफ्ट होता है, साउथ की तरफ, जो अपना आइसोथर्म है। और अगर कुछ रिलेटिवली वार्म होगा तो वो किस तरफ कर देगा, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म करंट है, तो पहली बात तो ये कोल्ड करंट बोल दिया इसको, तो यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये तो किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगा। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, ये कोल्ड करंट है, तो ये किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, साउथ की तरफ करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे के लिए हम याद रखने के लिए एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर कोई वार्म करंट हुई या ओशियन हुआ, उस केस में जो आइसोथर्म है वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। अगर कोल्ड करंट हुई, ठीक है, या फिर लैंड हुआ, तो उस केस में आइसोथर्म साउथ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोकोआ प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि कौन से वेल नोन टू लार्जेस्ट हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, तो इक्वेटोरियल ह्यूमिड कंडीशन, इक्वेटोरियल ह्यूमिड कंडीशन वो फेवर करती हैं। तो जो वेस्ट अफ्रीका है वो इनके लिए क्या है, एक डोमिनेंट रीजन है। और जो आपका कोट डी इवोरी है वो लगभग 40% प्रोड्यूस करता है और घाना लगभग 20% प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों लगभग 60% जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और ऐसा भी क्वेश्चन है इसको हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज़ करी जा सकती है कि देखो कोट डी इवोरी और घाना किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आने के लिए बहुत हाई चांस है, क्योंकि एक अतरंगी से ऑप्शन है, तो ये उसका आंसर हो सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर तुम बाकी जो एग्जामिनर बना रहा होगा वो ऐसे ऑप्शन दे रहा होगा जो ज़्यादा वेल नोन है, तो जहाँ भी ऐसा कुछ बिल्कुल यूनिक ऑप्शन लगे कि भाई ये तो अगर उत्तर नहीं होता तो एग्जामिनर के दिमाग में ही नहीं आता, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन में देखा गया कि ये आंसर होता है। तो इसको हम एज ए ट्रिक समझ सकते हैं कि जब बहुत अलग क्वेश्चन आए तो ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि जो गंगा रिवर को इनमें से कौन कौन सी जो स्ट्रीम्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट ज्वाइन करती हैं। तो देखो इसको याद रखने के लिए हम एक जो निमोनिक्स है वो याद रख सकते हैं कि जो गोमती का घाघरा गंडक ने कोस लिया। ठीक है, ये बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट है, इनका हम ऑर्डर देख सकते हैं कि गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक ये देख सकते हैं कि गोमती बेसिकली जो गाजीपुर है यूपी में वहाँ ज्वाइन करती है, और जो कोसी है वो बेसिकली कटिहार बिहार में है वहाँ ज्वाइन करती है। तो इन दोनों के बीच में चारों रिवर ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने, जिसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो वाला क्वेश्चन है। तो पहला है कि रेन वाटर इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो बिल्कुल केमिकल वेदरिंग हो सकती है जिसमें डिजोल्यूशन और कार्बोनेशन हो सकता है। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग हो सकती है या फिर फिजिकल वेदरिंग भी हो सकती है जिसमें इरोजन से वेदरिंग होती है बेसिकली। तो ये दो मोस्टली टाइप ऑफ वेदरिंग होगी। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। देखो CO2 कंटेन होता है और जो एटमॉस्फेयर से CO2 रेन वाटर में डिजोल्व हो जाता है,
और CO2 से बेसिकली क्या बनाते हैं, जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 वो ये बना लेता है और वो फर्दरिंग में कंट्रीब्यूट करता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बोल रखा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी कंटेन करता है। सही बात है, इसकी वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा और वो फिर फर्दर वेदरिंग को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं, जो कार्बोनेशन की जो प्रोसेस है वहाँ से वेदरिंग बढ़ती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, ये भी सही है। और बेसिकली क्यों वेदरिंग हो रही है, इन दोनों रीजन से हो रही है कि CO2 भी डिजोल्व होके आ रहा है और O2 भी डिजोल्व होके आ रहा है। तो इसमें आप ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बोथ 2 एंड 3 ये भी सही है और दोनों क्या करते हैं, मिलके स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम सेटिंग में थोड़ा सा कर पाना इसको मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि आपको ये पूरी प्रोसेसेस आप याद हों, पता हों, फिर भी थोड़ा डाउट भी आ जाता है कई बार कि हो सकता है कि यार CO2 उतना इम्पैक्ट ना डाल रहा हो। लेकिन फिर भी इसका आंसर जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा वेगनेस है, तो उसको साथ लेके चलना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रसिया। तो एक बार देख लेते हैं मैप में। तो देखिए इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्थ सी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये नॉर्वे, ये आपका इधर फ्रांस हो गया, ठीक है, ये जर्मनी है। लेकिन जो NSF जो है वो फिनलैंड इधर आता है। तो फिनलैंड तो डायरेक्टली नॉर्थ सी से नहीं कनेक्टेड होता है। इधर देखें तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है और इधर देखें तो ये इसके जेराक स्टेट है, ये यहाँ पे बाल्टिक सी आ जाता है। तो फिनलैंड बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है, फिनलैंड नॉर्थ सी से कनेक्ट नहीं करता है। इवन जो रसिया का भी पार्ट है ना, लातविया, लिथुआनिया वगैरह, जो ईस्ट वाले रसिया के पार्ट थे, तो वो सब भी इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो नॉर्थ सी से रसिया का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिनलैंड नहीं होगा, जर्मनी टच करता है, नॉर्वे भी टच करता है, रसिया नहीं करता। तो ओनली 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है वाटरफॉल, रीजन और रिवर, तीनों को मैच करना है। जो धुरंधर फॉल है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बेड़ा घाट MP कहाँ पर है, बेड़ा घाट में है MP, जो सेंट्रल इंडिया में आता है। लेकिन मालवा रीजन में डायरेक्टली आता है कि नहीं, उस वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो नॉट एग्जैक्टली मालवा प्लेट्यू, लेकिन ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। अब UPSC चाहे तो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो एक बार हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। हुंड्रू फोर्ट है, जो हुंड्रू वाटरफॉल है वो सुवर्ण रेखा के ऊपर है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है। तो ये बिल्कुल झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो गेरुसोपा है, उसको क्या वो बोलते हैं, एक और नाम से जोगफाल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जोगफाल कौन सी रिवर के ऊपर है, ये शरावती रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये नेत्रावती के ऊपर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये वेस्टर्न घाट में ये तो ठीक है, लेकिन ये शरावती रिवर के ऊपर, तो ये वाला गलत है। अब UPSC ने सिर्फ इसका 1 ओनली आंसर दिया है। इसका मतलब उन्होंने माना है कि जो पहला ऑप्शन है उसमें जो मालवा रीजन है वो गलत है। और इतना स्पेसिफिक तुम्हें एग्ज़ाम सेटिंग में पता होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मैं बोलूँगा टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन था, जिसमें ये मालवा मतलब बाकी फैक्ट पता होने के बाद भी आपका गलत हो सकता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें माउंटेन रेंज दे रखा है, उसका टाइप ऑफ माउंटेन क्या है और रीजन क्या है, इन तीनों को मैच करवाए। तो देखो वोस्जेस है, ये कहाँ है, ये बेसिकली फ्रांस में है। और ये क्या है, एक फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। उसके बाद एल्प्स है, ये कहाँ पाया जा रहा है, ये यूरोप में है, ये वाली बात तो सही है। तो यूरोप तो ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक माउंटेन है, तो ये वाली बात गलत है। ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो ये वाली बात गलत है, इसमें फोल्ड माउंटेन ये वाली बात गलत थी। नॉर्थ अमेरिका में अपलासियंस है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। नॉर्थ अमेरिका में क्या एक फोल्ड माउंटेन है, तो बिल्कुल ये फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोल सकते हैं इसको। एंडीज है वो साउथ अमेरिका में, सही बात है, फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही बात है।
तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएंगे, जो 3 और 4 है वो सही है, तो इसमें बी वुड बी आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रखा है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाए जाते हैं और मोस्टली एक नई जगह बनाए जाते हैं, न्यू साइट पे होते हैं। तो जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। तो ये क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, कहाँ, यूपी में। तो ये भी बेसिकली ग्रीनफील्ड ही है। अब देखो आपको इवन ऊपर वाले दो के बारे में नहीं भी पता होता ना, तो विजयवाड़ा हो सकता है कि हमने बहुत बार सुना हुआ रहता है इधर उधर। तो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बहुत पहले से है। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसमें, ये अपने को पता है कि ये तो ग्रीनफील्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 1 एंड 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वाटर वेपर के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि ये गैस है अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो देखो वाटर वेपर जनरली जो लोअर ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, और क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है ग्रेविटी की वजह से वो कम होती जाती है, और उसकी वजह से क्योंकि वहाँ एक दूसरा रीज़न ये भी कि भाई ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा जो मॉइस्चर है उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि ऊपर जाने पे क्या करेगी, वाटर वेपर डिक्रीज करेगी। अब सेम बात है पोल्स पे भी है, पोल्स पे ठंडा रहेगा तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर ही नहीं पाएगी। तो हाईएस्ट कहाँ पे होती है, मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली 1 सही है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 3 कंडीशन दे रखी है और पूछा है कि कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो पहला है कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जहाँ रेंज कम होती है वो क्या है, ओशियन के आसपास का इलाका है, तो ओशियनिक इफेक्ट दिखा रहा है, और एक तरीके से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। दूसरा प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये कोई मॉनसूनल नहीं है, मॉनसून नहीं है, क्योंकि मॉनसून क्या होता है, सीजनल होता है। और ये किसको दिखा रहा है, एक यूनिफॉर्म रेनफॉल को दिखा रहा है। ठीक है, 50 से 250 सेंटीमीटर क्या है, ये एक तरीके से मॉडरेट टू हाई रेनफॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडरेट टू हाई। अब एक बार क्लाइमेट चेक कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल में तो क्या होता है, ऑलरेडी हाई होता है, जो रेनफॉल होता है वो ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर इससे ऊपर की रेंज में होता है, लेकिन थर्ड कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, चाइना टाइप क्लाइमेट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मानसून होता है, सीजनल वेरिएशंस होते हैं, थ्रू आउट द ईयर तो नहीं होती है बारिश, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ भी क्या होते हैं, सीजनल होता है ये भी, तो यहाँ भी थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं होती, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। देखो पहली बात तो ये कोस्ट से हमें पता चल रहा है कि पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, कहीं ना कहीं मरीन हो रहा है, तो मरीन से भी हमें पता चल रहा है। अब जो बाकी जो कंडीशंस हैं तो वो भी यहाँ की थ्रू आउट द ईयर भी रेन होती है, और 50 से 250 सेंटीमीटर वाली वेरिएशन वाली कंडीशन भी फुलफिल होती है। तो ये बेसिकली कहाँ देख सकते हैं, जो यूके वाला जो इलाका है यूरोप में, वहाँ पे ये वाला क्लाइमेट पाया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है, 2m ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है, और जो v होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में क्या होगा, विंड अपने लिए स्पीड है, वो ऑब्जेक्ट है, तो विंड की स्पीड क्या है और अर्थ का रोटेशन क्या है, वो दोनों डिफाइन कर रहे हैं, v और ओमेगा क्या है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2m ओमेगा v साइन फाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो फाई है वो बेसिकली जो अर्थ का लेटीट्यूड है, फाई क्या है, लेटीट्यूड है किसी भी जो अर्थ की लोकेशन है उसका। तो फाई इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इक्वेटर पे।
इक्वेटर पे फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या मैं बोलूँ साइन फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 90 या बोलूँ कि 1 कहाँ हो जाएगा, जब ये पोल्स पे रहेगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि भाई इक्वेटर पे तो 1 रहेगा या 2m भी रहेगा, 2m ओमेगा भी रहेगा, और जो आपका कोरिलेस फोर्स है वो इक्वेटर पे 0 हो जाएगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम एट द पोल्स और एब्सेंट एट इक्वेटर, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो ये वाली बात भी सही है कि भाई वी डायरेक्टली क्या है, ये विंड वेलोसिटी है, तो ये इसके साथ इंक्रीज करता है, तो बोथ 1 and 2 वुड बी करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न तो था, क्योंकि जो वी है, वी जनरली वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी जो बोलते हैं वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर यहाँ स्पीड लिखता तब तो बिल्कुल सही था, क्योंकि स्पीड स्केलर होता है और वो बढ़ेगा तो डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो वी है उसी को रेफ़र कर रहा है। लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, तो उस केस में विंड किस तरह ब्लो कर रही है इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन क्योंकि ये जीएस का पेपर है, उतना टेक्निकल पेपर नहीं है, तो ऐसे टेक्निकलिटीज़ में जाने के चांस कम होते हैं। हम वेलोसिटी को स्पीड के इक्विवेलेंट मान के ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि जून 21 को हर साल कहाँ 12 घंटे से ज़्यादा की सनलाइट देखी जाएगी। तो देखो जून 21 को क्या होता है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, जैसे अगर मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सन डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ से नीचे वाला, जो इक्वेटर से नीचे वाला है, वहाँ पे क्या होगा, जो डे टाइम, डे लाइट का टाइम है वो लेस देन 12 आवर्स होगा। लेकिन इसके अराउंड या इसके ऊपर वाला जो एरिया है इक्वेटर से, वहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 12 आवर्स होगा। तो देख लेते हैं एक बार, इक्वेटर पे तो नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्टली सन नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं होगा। आर्कटिक सर्कल है, ये भी ऊपर की साइड है, तो यहाँ तो बहुत लंबे टाइम तक दिन रहेगा, 12 घंटे से भी बहुत बड़ा होता है, तो यह भी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें 2 and 4 वुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, जहाँ पे 3 साल के बराबर जो ग्लोबल एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, उतना कार्बन होल्ड करके बैठा है। और अगर यहाँ डिस्ट्रक्शन होता है तो ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए क्या होगा, डिट्रीमेंटल होगा। तो एक बार देख लेते हैं। अमेजन बेसिन क्या है, ये बेसिकली एक फॉरेस्ट, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा पीटलैंड तो यहाँ नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। उसके बाद एक ये देख लेते हैं किकोरी बेसिन। तो किकोरी बेसिन क्या है, माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन रीजन है, तो यहाँ भी ये वाला भी गलत हो जाएगा। और रियो डे ला प्लेटा बेसिन, ये क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉन्गो बेसिन क्या है, कॉन्गो बेसिन बहुत बड़ा एक पीटलैंड है, तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो पीटलैंड है वो हमें याद रहनी चाहिए, वो है कि जो इंडोनेशिया है वहाँ पर एक पीटलैंड है जो बेसिकली सुमात्रा, बोर्नियो, पपुआ न्यू गिनिया इनको कवर करता है। तो एक ये ट्रॉपिकल पीटलैंड, पीट स्वम्प है, तो यहाँ पर बहुत बार ये न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट फायर देखी जाती है और भी कुछ हैजार्ड्स देखे जाते हैं, तो यहाँ से भी जो कार्बन है वो रिलीज़ होता रहता है। ठीक है, साइबेरिया में भी, रसिया में काफ़ी एक लार्जेस्ट पीटलैंड है, तो इसके अलावा साइबेरिया, रसिया, तो यहाँ भी एक और इम्पोर्टेंट पीटलैंड है। तो इसी के साथ हमारे 2024 के जो ज्योग्राफी के PYQ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।